नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री तथा एमपीएसआई और एमपी जीके के लिए जीके के 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन होगा जिसमें मध्य प्रदेश का जीके होगा, हमारी इंडियन पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर होगा, खेल होगा, आदि सब होगा। तो हम हमारा शुरू करते हैं आज का पेपर। और ये जो आज का पेपर है ये कौटिल्य अकेडमी इंदौर द्वारा आयोजित कराया गया पेपर है। शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न। सुमेलित करना है, गायन दे रखी है और क्षेत्र दे रखी है, तो इसका सही मिलान करना है हमें। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा देवारी गायन जो हो जाएगा वो बुंदेलखंड से हो जाएगा, और सिंगाजी गायन निमाड़ से हो जाएगा, बसदेवा गायन बघेलखंड होगा, और बड़थरी गायन मालवा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र छायावादी कवियत्री थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सुभद्रा कुमारी जो है छायावादी कवि नहीं थी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन असत्य हो गया। बाकी ये सब सत्य है। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है, और ये तो इसमें हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो खजुराहो के जो प्रमुख मंदिर है जो चंदेल वंश द्वारा निर्मित कराए गए थे, और रति क्रीड़ा की मूर्ति कला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टंट्या बिल को निर्माण का रॉबिन हुड कहा जाता है और भीमा नायक को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। तो ये यहाँ पर है, इन्होंने क्रॉस दे दिया है। टंट्या बिल को जो है वो इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, और भीमा नायक को जो है वो निर्माण का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर कोई नहीं होगा क्योंकि इन्होंने क्रॉस दे दिया है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, राजवंश को सुमेलित करना है। राजवंश दे रखी है महावंश, आबिर वंश, बोधि वंश और वाकाटक वंश। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, महावंश का बघेलखंड सही होगा, आबिर वंश निमाड़ सही होगा, बोधि वंश त्रिपुरी और वाकाटक वंश का बुंदेलखंड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन था वो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था, 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश के साथ ही इसमें 13 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। टोटल मध्य प्रदेश समेत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है। तो ये बाकी गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भरेवा शिल्प हेतु प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो भरेवा शिल्प हेतु मध्य प्रदेश का बैतूल जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, बेगा जनजाति के संबंध में निम्न में कौन सा एक कथन असत्य है। बेगा जनजाति एक प्रिमिटिव जनजाति है, ये सही है। बेगा गुदना प्रिय होते हैं, ये भी सही है। जो टैटू बनाते हैं उन्हें गुदना बोला जाता था। शिकार बेगाओं की प्रिय शौक है, ये भी सही है। और बेगा जनजाति में ऊर्जा को हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा असत्य कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। हमारा जो है यूनिट 1 पूरी हुई। अब हम आगे प्रश्न जो आएंगे ये भारत का इतिहास के प्रश्न होंगे। हमारा पहला प्रश्न है भारत के इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास में तमिल जब कम से क्या तात्पर्य है। तो ये जो है प्राचीन तमिल देश जिसमें वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन्हें ही तमिज कम कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब भारत को आज़ादी मिली तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, बिल्कुल सही बात है। और ऑपरेशन पोलो फोर्स ने हैदराबाद को भारत में पहुंचा दिया, यानी कि जो भारत में विलय इसका हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया। तो जो भारत का आर्थिक इतिहास लिखा वो आर.सी. दत्त ने लिखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य के साहित्य में तिरुमुरई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है। जो तिरुमरई जो संबंध है ये शैव संतों का लेखन है, इससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय साम्राज्य और साथ में संस्थापक दे रखे, हैदराबाद का बुरहानुल मुल्क, अवध का निज़ामुल मुल्क और बंगाल का मुर्शिद अली खान। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद का बुरहानुल मुल्क नहीं है, और अवध का भी निज़ामुल मुल्क नहीं, ये सही हो जाएगा। जो बंगाल का है खुर्शीद मुली खान है। ये हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क होगा और अवध का बुरहान उल मुल्क होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक और दोनों सही मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक समय के दौरान भारत आने वाले यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। एच सिंह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। हमें कोट दे रखे हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। अगला है महरट्टा नामक प्रसिद्ध पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सचिंद्रनाथ सान्याल और सहयोगियों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघीय राज्य स्थापित करना था। इसका हमें आंसर बताना है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ये हमारे भारत का इतिहास भी कंप्लीट हुआ। अगली हमारी यूनिट 3 में हम मध्य प्रदेश के भूगोल के प्रश्न की चर्चा करेंगे। 10 क्वेश्चन इससे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर किन नदी के संगम पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो ओंकारेश्वर है वो नर्मदा व कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया गया? तो इसके द्वारा जो है वो ऑप्शन ए है, दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है, सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? तो अनाज की जो रानी है वो मक्का को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बांस वनों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिण पूर्वी का जो एरिया है, दक्षिण पूर्व का, उस एरिया में बांस के वनों की अधिकता है। अगला है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश को जलवायु के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश को जो है 2 जलवायु भागों में वर्गीकृत किया गया है कोपेन के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में 6वीं बार कृषि क्रमण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो हुआ है गेहूं एवं दलहन फसलों के उत्पादन के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश को 6ठी बार मिला है 2 जनवरी 2022 को कृषि क्रमण अवार्ड। अगला है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो दोमट मिट्टी और कछारी मृदा दोनों होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, कि दोमट मिट्टी भी कहा जाता है और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले कुल कितने खनिजों को गौण खनिजों के रूप में घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश से जो है 31 खनिजों को गौण खनिजों घोषित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा जो है वो ग्वालियर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो भारत एवं विश्व के भूगोल का पार्ट होगा। तो हमारा इसका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अंडमान और निकोबार है उन्हें जो 10 डिग्री का जो जलमार्ग है उसके द्वारा पृथक किया जाता है। अगला है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉक ब्लॉक विकृत हो रहे हैं और अंततः एक दूसरे को अचानक से खिसकाने से भूकंप आता है। अधिकांश भूकंप उन सीमाओं पर होते हैं जहां प्लेटें मिलती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, यूरोप महाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में जो है फिजी स्थित है। इनमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। बाकी देश यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है। अगला है, भूमध्य रेखा जब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तो निम्न में से कौन सी झील को काटती है? तो जब भूमध्य रेखा निकलती है अफ्रीका महाद्वीप से तो वो जो है वो विक्टोरिया झील को काटती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, घड़ियाल मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? तो जो घड़ियाल है वो मुख्य रूप से चंबल नदी में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? इडुक्की तापी शक्तिगृह, सैरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संथाल और मुंडा समुदाय मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो संथाल और मुंडा समुदाय जो है वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो वो मुख्य रूप से जो है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची दे रखी है हमें और उनका मिलान करना है। तो दिबांग का जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका 4 हो जाएगा। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो
मेघालय में स्थित है, ऑप्शन बी होगा इसका। और जो नोकरेक है, नोकरेक जो है, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, फिर से मिलाते हैं। जो दिहांग दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो असम में है, और जो नोकरेक जो है वो मेघालय में, और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4-3-2-1। अगला प्रश्न है हमारा, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? जो शीतोष्ण जो वाले होते हैं वो वाताग्र चक्रवात द्वारा अभिलक्षित होते हैं। अगला है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो विश्व में जो भारतीय नेटवर्क जो है वो चौथा बड़ा नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिन में। अगला है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कंचनजंगा। जो भारत में पूछा है तो चोटी हो जाएगा, और पूरे हिमालय की पूछ लिया जाए तो माउंट एवरेस्ट होगा। और लेकिन भारत में भी अगर ऑफिशियली देखा जाए तो K2 होगा, वो ऑडविन गोस्टिन जो होती है, जो POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। लेकिन अभी हमारा इसका आंसर कंचनजंगा सही होगा। अगला है, तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मथुरा रिफाइनरी को जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा। अगला हमारा पार्ट है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था से। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो अर्जुन सिंह हो जाएगा। जब 1984 में यह घटना हुई थी तब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। अगला है, मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीश का कार्य है। तो मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीश का जो कार्य है वो आपराधिक मामलों पर विचार करना भी है और सिविल मामलों पर विचार करना भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सरोजनी सक्सेना हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो सरोजनी सक्सेना थी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका जो हमारा आंसर वो सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 201। अगला है, बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन बोधि किस क्षेत्र के लिए चलाया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ग्राम सभा का निर्वाचन ग्राम के वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को होता है। ग्राम सभा की बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, और उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ग्राम सभा का निर्वाचन है वो ग्राम के वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया जाता है। अगला है हमारा, नगरीय निकायों हेतु आय के स्रोत है। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि भी नगरीय निकायों हेतु आय का स्रोत है। नगरीय निकायों द्वारा वसूले गए कर से प्राप्त धनराशि और राष्ट्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम बताना है। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिले जो है वो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में MSECDP योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए गुड्डों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र देखिए रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। तो जो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो फूड क्लस्टर का जो हो जाएगा वो बड़ौदी शिवपुरी हो जाएगा। जो अपैरल क्लस्टर है वो इंदौर में है, बीजेपुर में। नमकीन एवं एलाइड जो का क्लस्टर है वो करमदी रतलाम में, और रेडीमेड गारमेंट पार्क गधेपुरा ग्वालियर में है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3-4-1-2। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो उषा किरण योजना लागू की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति राहत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अनुसूचित जाति राहत योजना जो है वो वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला जो हमारा पार्ट है वो भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था है। तो हमारा इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है हमें। यह एक मूल अधिकार है। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के खिलाफ संरक्षण केवल अपराध और नागरिक कानून के तहत उनकी सजा के लिए उपलब्ध है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। बाकी ये भी सत्य है और ये इसका हो नहीं सकता, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो बी वाला है ये असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी दूसरे के साथ विलय करती है, दोनों सदनों के अध्यक्ष के पास संबंधित सदन के सदस्य के अयोग्य होने पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 55 का सी हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और परियोजना करता है और भारत सरकार कोष पत्र जो ट्रेजरी बिल जारी करती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित है निम्न में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित करना नहीं है हमें, ऑलरेडी कौन सा सुमेलित है वो पूछा है हमसे। तो राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता, ये सही है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर उधार को छोड़कर, ये भी सही है। और प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान निकाल देना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में वेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डबल वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, एनबीएफसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये पीछे बिल्कुल ध्यान देना कि सत्य है कि असत्य है, क्या पूछा है, तो इसने सत्य पूछा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं कर सकते, ये सत्य होगा इसमें। बाकी असत्य है इसमें, क्योंकि एनबीएफसी भुगतान व निपटान प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बन सकते। और एनबीएफसी स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, 105वां संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है। जो 105वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वो राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार देने से संबंधित है, 105वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नों में से किसके अंतर्गत किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 के अंतर्गत आई थी, उसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन करने की घोषणा की गई थी। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस परिस्थिति में जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है वो जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तब भी जारी किया जा सकता है, और जब संसद का एक सदन में ना हो, यानी कि दोनों सदन सत्र में नहीं है तब भी जारी कर सकता है और एक सदन सत्र में नहीं है तब भी जारी कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सिफारिश समझी जाएगी। और जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सिफारिश मांगता है उसे क्या समझा जाएगा, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय संस्था से समझा जाएगा। अगला है हमारा, विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटलाइज्ड प्रारूप में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय इसके लिए कार्यान्वयी एजेंसी है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 64 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक सही है, जो वाणिज्य मंत्रालय है इसकी कार्यान्वयी एजेंसी नहीं है। अगला हमारा है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्राप्त अधिकार क्या है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 65 का बी हो जाएगा, सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन और उसमें बसने का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक उर्वरक उपयोग कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हमें सत्य कथन बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बताएंगे, मिट्टी के अम्लीकरण और मिट्टी का खनिज क्षरण, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं, ये भी सही है। और रासायनिक उर्वरक के उपयोग से लंबी अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ईविल चौकड़ी का कारण नहीं है। ईविल चौकड़ी का कारण कौन सा नहीं है। तो हमारा प्रवास जो है वो ईविल चौकड़ी का कारण नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ाने के क्रम में ग्रीन हाउस गैसों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा
वो बी आंसर सही हो जाएगा, 3 4 1 2। क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, फिर मीथेन होगी, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगी और फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा। अगला है निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करना है। एक जीव नष्ट होती है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। एक जीव जो है उसमें नष्ट हो जाता है लेकिन दूसरा जो है उसमें अप्रभावित रहता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सहजीविता होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, सहजीविता। अगला है एक मरता है और दूसरे का उपभोग कर दिया जाता है, तो वो भविष्यवाणी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है जीव या प्रजाति दोनों को नुकसान होता है, तो वो होता है प्रतियोगिता होता है, और दोनों प्रजातियों को लाभ है तो वो है परस्परवाद। तो इसका जो हमारा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा में ताजमहल में अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का कारण क्या है। तो ताजमहल को जो सर्वाधिक प्रदूषण का जो कारण है वो वायु प्रदूषण है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पवन सौर संकर नीति कब लागू की गई थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो मई 2018 हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आम हो जाएगा, आम में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, ए विटामिन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सामयिक घटनाओं से है। तो भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया। तो जो भारत में राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो भुवनेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो कोइन DCX के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जो है वो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था, इसका वर्तमान में ही मोदी सरकार ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। अगला है हमारा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जापान के जो शिंजो आबे है प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हाल ही में फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो हाल ही में फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है, और जिसके सीईओ कौन है, जिसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। 2004 में इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे दिया गया। तो ये कंगना रनौत को दिया गया है, इनकी फिल्म पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन डी होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बन गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अमेरिका जो है वो 101वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला है NDRF जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं। तो उसके नए प्रमुख जो है वो अतुल करवाल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो आर हरि कुमार हो जाएगा, नौसेना के नए प्रमुख। अगला जो हमारा पार्ट होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का होगा, जो IT यूनिट का है। अगला है 6G तकनीक में निम्नों में से किसकी भूमिका अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी। जो 6G टेक्नोलॉजी है उसमें किसकी भूमिका अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी। तो उसमें जो है सैटेलाइट इंटीग्रेशन की भी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ेगी और ऑटोनोमस व्हीकल की बढ़ेगी, और इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी की बढ़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, एक नेटवर्क में डाटा के स्थानांतरण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो उसे एफिशिएंसी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, पटानिया सेकंड रोबोट का विकास किस क्षेत्र के लिए किया गया है। तो उसका जो है समुद्र के लिए किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब की गई। तो साइबर सुरक्षित भारत पहल की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है हमारा, स्मार्ट गवर्नेंस में टी का अर्थ क्या है। तो स्मार्ट गवर्नेंस में टी का अर्थ है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर
क्या है? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है? तो वो जो है वो एक ब्राउज़र प्रोग्राम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ट्विटर में हैशटैग का क्या मतलब होता है? तो वो किसी यूज़र की पहचान करना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रोजेक्ट ज़ीरो का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रोजेक्ट ज़ीरो का जो संबंध है वो अमेज़न से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हमारा अगला पार्ट है वो आयोग वाला है, राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाओं का। हमारा पहला प्रश्न है इसका, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद, राज्य, विधानमंडल व पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार निकाय है। यह प्रारंभ से 3 सदस्यीय निकाय है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आयोग के पास राजनीतिक दल को पंजीकरण करने की शक्ति नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा है हमसे और तीनों कथन असत्य है इसमें। अगला है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाएं ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं की भर्ती से संबंधित है। सेवाओं का वर्गीकरण वेतन और सेवा शर्तों को कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि ये जो दूसरा दे रहेगा इसने वर्गीकरण वेतन और सेवा शर्तों का कैडर प्रबंधन प्रशिक्षण, वो जो है वो डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि आयोग के द्वारा। आयोग का काम सिर्फ भर्ती करवाना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसके पदेन सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं। हमसे गलत पूछा है तो ये सत्य है। दिव्यांग शक्तियों के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त इसके प्रधान सदस्य होते हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में से महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया है। अध्यक्ष सदस्यों और प्रधान सदस्यों को मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं। और हमसे गलत पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 सदस्य नहीं होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सतर्क या कोई सतर्कता आयुक्त किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो एनजीटी है उसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले अध्यक्ष जो है वो लोकेश्वर सिंह है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डीबी रेगे थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है, राज्य का महाधिवक्ता का कार्य क्या है? तो राज्य का महाधिवक्ता का जो कार्य है वो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है, संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करना है और राज्यपाल द्वारा आवंटित किए गए कानूनी कार्य करना है। हमारा इसका जो आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके कायदे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो गठन है वो 2007 में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य महिला आयोग का गठन जो है वो 2002 में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का ये जो हमारा टेस्ट होता है ये पूरा हुआ है। हम अब आगे किसी और टेस्ट में मिलेंगे। अगर आपका सहयोग हमें मिलता है तो हम इसके साथ में ही और नए टेस्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।